श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है दिशा परीक्षण। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से दिशा परीक्षण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमको उनको हल करना होगा। पहले बात कर लेते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन या फिर कितने प्रकार से यहाँ पे दिशा परीक्षण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला जो प्रकार होता है प्रश्न पूछने का, उसमें ये निकाला जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। कहने का मतलब ये है कि कोई एक इंसान किसी एक दिशा में चलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो कुछ या फिर कुछ समय के बाद, कुछ दूरी के बाद वो कुछ मुड़ेगा, फिर उसके बाद फिर चलेगा और मुड़ने और चलने के उपरांत वो अंतिम अवस्था में जहां पहुंचता है उसकी और प्रारंभिक बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो एक तरह के क्वेश्चन तो ये हो गए जहां पे आपको क्या ज्ञात करना होगा, दूरी ज्ञात करनी होगी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की। उसके बाद आपको निकालना होता है दिशा किस दिशा में है वो, यानी एक इंसान मान लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, फिर वो मुड़ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर मुड़ गया। अब आपको बताना है कि अंतिम अवस्था में प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष, यानी प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष अंतिम दिशा में जो वहां पे खड़ा हुआ है, अब वो कौन सी दिशा में है ये बताना पड़ेगा आपको। तीसरी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना। इसका मतलब क्या निकलता है, एक तो होता है प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु, यानी इसको मान लीजिए प्रारंभिक है ये और ये हो गया अंतिम। तो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से बनता है कि आपको बताना होता है प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, और दूसरे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर आपको बताना होता है अंतिम बिंदु के सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु की दिशा कहां पर है। कभी कभी ये भी पूछता है कि अब वर्तमान में वो वर्तमान की दिशा ज्ञात करिए, यानी अब जहां पर वो खड़ा हुआ है वो वर्तमान की दिशा कौन सी है। तो मूल रूप से ये चार प्रकार के क्वेश्चन ही यहाँ पे बनते हैं दिशा परीक्षण टॉपिक में, जो कि आपका रीजनिंग का टॉपिक है। तो इन्हीं चार प्रकार के प्रश्नों को हल करने के हम कई सारे तरीके यहाँ पे देखेंगे। साधारण से साधारण और कठिन से कठिन दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने कराए जाएंगे। आपको बस करना क्या है, जितने क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जाएं उसके बाद आपको अपने स्तर पर इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, यानी अभ्यास करोगे तभी आपको रीजनिंग आ पाएगा। यानी रीजनिंग के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि बार बार आपने कितनी बार प्रैक्टिस की है, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो निर्भर करता है वो आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो तरीके हैं वो तो सीमित है, लेकिन वो करने के लिए जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वो आपके अंदर होना चाहिए, और वो कैसे आएगा, बार बार अभ्यास करने के बाद ही आप उसको सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। अगर दिशाओं का ज्ञान ही नहीं है तो आपने आंसर निकाल भी लिया तो उसके बाद भी आप क्या करेंगे, आप समझ में नहीं आएगा आपको कि करना कैसे है। करने कैसे का तो मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने आंसर तो निकाल लिया, आपको मालूम तो पड़ गया दिशा कौन सी है, लेकिन आप उस दिशा का नाम ही नहीं जानते हैं। तो उसके लिए जरूरी यह है कि सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं कितनी होती हैं, सामान्य रूप से दिशाएं चार प्रकार की होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन इनको आगे भी विभाजित किया जाता है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, मतलब जो भी नाम कह रहा है, दक्षिण पूर्व तो खैर नहीं कर सकते आप उसको, मतलब कर सकते हैं करने को। तो इस प्रकार के उनके विभाजन हो जाते हैं दिशाओं के। इसके अलावा प्रत्येक दिशा अपने दाएं बाएं आने वाली दिशाओं से 90 डिग्री के अंतर विद्यमान होती है। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच में जो कोण बन रहा होगा वो कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे अगर हम आपको समझाना चाहें कि एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच में जो कोण है वो कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का मीनिंग क्या निकल गया, समकोण होगा। ठीक है, तो ये कोण आपस में क्या होते हैं, समकोण दिशा में होते हैं। और आप जानते ही हैं दिशाएं कितनी है, कुल मिला के दिशाएं हैं 4। तो इन 4 दिशाओं के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ दिशाओं के साथ दूरी भी निकालनी होगी आपको, और दूरी और वर्तमान अंतिम बिंदु, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे होंगे। तो अगला देखिए, अगला क्या है, जब भी आप कागज या मानचित्र पर दिशाएं देखते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कागज पर, यानी जब हम सिंपल पेपर पे बात कर रहे हैं, मानचित्र पर बात कर रहे हैं, तो जो मानचित्र पर या कागज पर दिशाएं होती हैं तो उसमें सामान्य बात है ये कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होगी। उत्तर दिशा हमेशा कहाँ पर होगी, ऊपर की तरफ होगी। ऊपर की तरफ का मतलब इस तरीके से, ये हो गया नॉर्थ। आपने देखा होगा मैप में कई बार ऐसे एरो बना के एन लिखा हुआ भी होता है, उसका मतलब भी ये है कि नॉर्थ कहाँ पर है, ऊपर है। और दक्षिण दिशा कहां पर होगी, दक्षिण दिशा हमेशा नीचे की तरफ होगी, इसे अपन बोलते हैं दक्षिण, या फिर अपन बोल सकते हैं साउथ। नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं। उत्तर हिंदी में ये वो वाला उत्तर नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर लेते हैं, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, पश्चिम दिशा बाएं हाथ की ओर तथा पूर्व दिशा हमारे
ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ बाएं दाएं का थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। अगर आप मान लीजिए कि उत्तर ऊपर है तो बाएं हाथ की ओर जो आपकी दिशा होगी वो पश्चिम होगी, और इसके बाद पूर्व दिशा हमारे बाएं हाथ की ओर माननी चाहिए। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि दाईं ओर कौन सा होगा, तो बायां और दायां दो हाथ है, तो बस ये ध्यान रखना है थोड़ा कि पश्चिम दिशा अगर बाएं हाथ की ओर हो गई है तो पूर्व दिशा हमारी किस हाथ की ओर होगी, दाएं हाथ की ओर होगी। यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको दाएं हाथ की ओर मानी जाइए, होती है, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार हम इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो यहाँ पे आपको दाएं कर लेना एक बार। तो इसके बाद उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम मुख्य चार दिशाएं होती हैं। अब इन चार दिशाओं को ही हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं या फिर उनकी उप दिशाएं और बना देते हैं। वो कैसे बना देते हैं, एक होता है उत्तर पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व बोलेंगे उसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूर्व के बीच में। इसके क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, जिसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। फिर है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। देखो आपको कुछ कुछ इंग्लिश के नाम भी आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी चीज है। अगर आप इंग्लिश में कहीं आपको दे दिया गया और हिंदी उसका वर्जन नहीं मिला तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए दिशाओं के बारे में आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको नाम आने चाहिए। मैं आपको दोनों में ही बताऊंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ये बोल रहा है तीसरा स्टेप क्या है, उत्तर तथा पूर्व के मध्य की दिशा उत्तर पूर्व होती है, दक्षिण तथा पूर्व के मध्य की दिशा दक्षिण पूर्व होती है। इसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण के मध्य की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम होती है। कहने का मीनिंग क्या है कि आपने किन्हीं दो दिशाओं को बीच में एक लाइन खींचकर विभाजित कर दिया, तो जो बीच की दिशा बन रही होगी वो उन दोनों के नाम को मिलाकर बनती है। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के दिशाएं हो गई आपकी, मूल दिशाएं चार और चार हो गई आपकी उप दिशाएं। इस प्रकार से कुल मिला के 8 आपको नाम ध्यान रखने हैं इस चैप्टर में, यानी इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से दिशाएं होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखते हुए जाता हूँ, आपको भी ऐसे एक बना लेना है, आपको सामान्य बना लेना है, कलरफुल बनाने की जरूरत है नहीं, इतना रंगीन। आपको ध्यान रखना है ऊपर कौन सी दिशा होगी, तो जैसे कि आप जानते हैं ऊपर होती है उत्तर, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्थ। तो आप बस एन से ध्यान रखिए कि नॉर्थ हो गया ऊपर। नीचे की बात करें तो ये होती है दक्षिण। दक्षिण के लिए आपको द भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, और इंग्लिश में याद रखना है तो साउथ बोलते हैं, और साउथ के लिए एस आपको याद रख गया, काम चल जाएगा। तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। ये है पश्चिम, यह पश्चिम दिशा, और इसको अपन बोलते हैं वेस्ट, डब्लू। और इसको पा भी लिख सकते हैं, इसको ऊ लिख सकते हैं उत्तर, इसको दा लिख सकते हैं दक्षिण, और ये है पूर्व, और इसे बोलते हैं ईस्ट इंग्लिश में, और इसे पूर्व भी लिख सकते हैं, पूर्व का मीनिंग होता है पूर्व दिशा। तो ये तो अपनी हो गई पहले मूल दिशाएं, जो आपकी चार मूल दिशाएं थी उनके नाम। अब इनके बाद हम बात करते हैं इनको उप दिशाओं में जो बांटा गया है वो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये उत्तर दिया हुआ है और पूर्व, और इन दोनों को तो बीच में बांटने वाली एक लाइन है, उसे हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं ऊ पू, यानी उत्तर पूर्व हो गया। और अगर आपको यही इंग्लिश में लिखना है तो इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, एन ई, नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसे बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने दक्षिण पूर्व, और पूरा पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, द और पू लिख दिया तो भी काम चल जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, साउथ ईस्ट, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, साउथ ईस्ट। इतना सब क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा हुआ है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, इसे दिया जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब पूरा पूरा ना लिख के, जैसे कि मैंने हर बार बताया आपको, क्या लिख सकते हो आप, द प, दक्षिण पश्चिम। और अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो क्या से लिखेंगे, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, ये कौन सी दिशा होगी आपकी, साउथ वेस्ट। इसके बाद अब बात करते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन है, तो इसे बोलते हैं नाम उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। शॉर्ट में लिखना है तो लिख देंगे ऊ ऊ, और इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नॉर्थ। अब देखो, अब ये पूर्व, अगर आप देखो यहाँ भी पूर्व तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिशा कौन सी है, पश्चिम है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कर देना है इसको दक्षिण पश्चिम, ये याद दिलाने के लिए, कहीं गलती ऐसी ना कर दें आप दोबारा पे। तो क्या करना है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर और ये पश्चिम, तो इसके बीच की दिशा है, तो उसे हम क्या बोल रहे होंगे, दक्षिण
उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। तो उत्तर पश्चिम तो ऊ और पा लिख सकते हैं इसको, और नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 मूल दिशाएं और उनकी उप दिशाओं के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये उत्तर और पूर्व के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। यहाँ पे ये कोण बनता है 90 डिग्री का। ये किसके बीच में है? नॉर्थ और यानी उत्तर और पूर्व के बीच में। लेकिन अगर ये बात करें कि इसके बीच में कितना है, तो ये है 45 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री को 2 भागों में बांट दिया तो कितना हो जाएगा? 45। और ये सभी में समान होता है, हर जगह कितने डिग्री का बनेगा? 90 90 90 डिग्री का। और जो बीच में जो ब्रेक लाइन कर रही है यानी 2 भागों में बांट रही है इसको, ये लाइन कितना डिग्री का कोण बनाती है? ये बनाती है 45 डिग्री का कोण। तो पहले तो आपको समझ लेना है कि नौ उत्तर और पूर्व में कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। जो बीच में लाइन इसको काट रही है वो कितने डिग्री की होगी? 45 डिग्री की लाइन होगी। तो ये था जहां पे आपको समझना है कि दिशाएं कौन कौन सी हैं, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसको याद करने का एक और तरीका है। एक और तरीका कैसे है कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं? वो तरीका ये है कि आप सभी लोग जानते हैं जो सूर्य है, जो सूर्य यानी सन, ये सूर्य यानी सूरज भगवान कहां से निकलते हैं? पूर्व से निकलते हैं। तो देखो इधर कौन सी डायरेक्शन होगी? पूर्व। और आपको मालूम है पूर्व से उल्टा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। और ऊपर कौन सी होती है? उत्तर। नीचे कौन सी होती है? दक्षिण। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो सूर्य को हमेशा इधर बनाना है, तो इधर क्या हो गया? पूर्व, फिर इधर हो गया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस प्रकार से आप दिशाओं का नाम याद कर लीजिए, कौन सी दिशा कहाँ पर होती है। और साधारण तरीका याद रखने का क्या है कि जहां पर सूर्य उदय हो रहा है उस तरफ आप चेहरा करेंगे, तो जो आपके सामने दिशा है वो पूर्व है, आपके पीछे है वो पश्चिम है, और जो आपके, अब देखो 2 हाथ होते हैं, बायां हाथ और दायां हाथ। ठीक है, अगर आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो आपका बायां हाथ होगा उत्तर दिशा में और आपका दायां हाथ होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, बायां हाथ उत्तर दिशा में, दायां हाथ दक्षिण दिशा में। कब? जब आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ही सोच लीजिए कि मान लो कोई इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, ये रहा इसका मुंह, अब ये मत सोचना कि कैसे खड़ा कर दिया उल्टा, लेकिन ये समझो ये मुंह सामने, तो ये हो गया उल्टा हाथ कहाँ है? उत्तर में। ये हो गया सीधा हाथ कहाँ है? दक्षिण में। अब देखो बायां दायां का मतलब होता है उल्टा, बायां मीन्स उल्टा हाथ, दायां मीन्स सीधा हाथ। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है। बायां मीन्स उल्टा हाथ, दायां मीन्स सीधा हाथ। तो इस प्रकार से आपको दिशाओं के बारे में जानकारी हो जाएगी। 2-3 बार आपको खुद को भी देख लेना है कहाँ पे कौन सी दिशा है, और आप फिर समझ जाएंगे। तो ये हो गई 4 मूल दिशाएं और उसके बाद 4 उप दिशाएं। अब अगली बात करते हैं कि वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है। वामावर्त यानी कैसे घुमा जाए तो उसे वामावर्त माना जाएगा, और कैसे घुमा जाए उसे दक्षिणावर्त माना जाएगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि वामावर्त क्या है और दायावर्त क्या है, दक्षिणावर्त जिसे अपन बोलते हैं। अब देखिए, दाएं दक्षिणावर्त, इसका मतलब ये होता है बाएं से दाएं। बाएं से दाएं अगर आप घूम गए, यदि कोई व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ता है, दायां मीन सीधा हाथ, अगर कोई इंसान दाईं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ेगा। इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। आप तो बस एक देख लो, दीवार पे जो घड़ी बनी हुई है, घड़ी की सुइयां जिस तरीके से घूम रही हैं उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज। घड़ी का मतलब इंग्लिश में होता है क्लॉक, और घड़ी के हिसाब से घूम रहे तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। दोबारा सुन लीजिए, अगर घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, जिस तरह से घड़ी घूमती है उस तरह से घूम रहे हो तो उसे बोलेंगे दक्षिणावर्त। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। दूसरा है वामावर्त। वामावर्त यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके जस्ट उल्टा घूम रहे हो तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त। घड़ी आप लोगों ने बहुत देखी होगी आराम से। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ कि घड़ी किस प्रकार से होती है। मान लो घड़ी ये बनी हुई है आपकी दीवार घड़ी, और दीवार घड़ी वो वाली जिसमें नंबर लिखे होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब इसके अंदर कितनी होंगी? 2 सुइयां होंगी, जिसे हम बोलते हैं एक बड़ी सुई और एक छोटी सुई।
एक बड़ी सुई और एक छोटी सुई, ये हो गई। अब ये दोनों सुइयां कैसे घूमती हैं, ऐसे घूमती हैं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से। जब इस तरीके से घूम रही हैं तो इसे हम क्या बोल रहे होंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या निकलता है कि जिस तरफ घड़ी घूमी उसी तरफ हम भी घूम दिए, तो इसे हम बोलेंगे क्या, क्लॉकवाइज। दूसरा है वामावर्त। तो आपको ध्यान रखना दक्षिणावर्त क्या है और वामावर्त क्या है, ठीक है। वामावर्त यानी होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में अगर घूम रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वामावर्त, ठीक है। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे घड़ी की दिशा में, कैसे घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कैसे सीधा, कैसे बायां, कैसे उल्टा घूमते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं एक बार कि किस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो देखिए, अब यहाँ पे हम एक सीधा समझने के लिए तरीका ले लेते हैं कि करना क्या है। मान लीजिए मोहन है, मोहन एक इंसान है और मोहन यहाँ अपने घर के सामने खड़ा हुआ है, तो ये मान लीजिए उसका घर है, ये बना दिए हमने रूम उसके, ठीक है। अब वो अपने घर से निकला, कहने का मतलब हुआ घर से निकलकर वो पहले, जैसे कि आपको दिशाएं मालूम है, दिशाएं मैंने यहाँ पे बना दी है, देखो कोने में ऊपर की तरफ दिशाएं 4 होती हैं, तो हमने मान लिया कि जो ऊपर दिशा है उसे नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। नीचे वाली होती है दक्षिण, दक्षिण को अपन एस लिख देंगे। नॉर्थ के लिए ऊ लिख दिया उत्तर, इसके लिख दिया दक्षिण, ये है पश्चिम, और फिर ये है पूर्व। तो मान लीजिए कि मोहन अपने घर से निकलकर पहले 10 किलोमीटर तक कहाँ जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, तो ये पूर्व दिशा हो गई। उसके बाद क्योंकि अब मोहन देखो पूर्व की तरफ देख रहा है, तो वो अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गया, तो उसका उल्टा हाथ कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब मोहन का घर तो ये था, अब मोहन घर से निकल के उल्टे, पहले तो सीधे चला 10 किलोमीटर पूर्व में, उसके बाद क्या हुआ, बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया का मतलब हो गया इस तरीके से मुड़ गया। अब बाएं मुड़कर मान लीजिए वो 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चला, और 15 चलने के बाद अब देखो मुंह से आए ऊपर है, अब वो ऊपर चलने के बाद कहाँ मुड़ गया, मान लीजिए वो अपने दाईं ओर मुड़ गया, तो ये उसका हो गया दाईं ओर। और दाईं ओर मुड़ने के बाद वो दोबारा से 10 किलोमीटर चलता है, और फिर उतना चलने के बाद उसको लगा कि अब फिर से एक बार मुझे दाएं मुड़ जाना चाहिए। तो अब देखो मुंह इधर की तरफ है, तो बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे, तो वो दाएं की तरफ मुड़ गया और 15 किलोमीटर चला। और इस प्रकार 15 किलोमीटर चलने के बाद अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए मोहन अपने प्रारंभिक अवस्था से, प्रारंभिक अवस्था कौन सी है इसकी, प्रारंभ में कहां से प्रारंभ किया था इसने, इसने प्रारंभ किया इस जगह से चलना, तो इस प्रारंभिक अवस्था से अभी वर्तमान, तो इसे लिख लेते हैं प्रारंभिक में, प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में यहां पे खड़ा था, और ये है अंतिम, अंतिम बिंदु मान लीजिए या फिर अंतिम अवस्था मान लीजिए इसकी, यहां अंतिम बिंदु पे खड़ा हुआ है। इसका नाम दे देते हैं अपन लोग चाहो तो, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे कितने प्रकार के बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सोचेंगे, क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मोहन ने प्रारंभ से जितनी दूरी तय की वो कितनी दूरी थी, कुल मिला के दूरी कितनी तय करी। देखो एक तो होता है कुल दूरी कितनी तय करी, और दूसरा होता है सीधी दूरी कितनी तय की। तो पहले बात करेंगे कुल दूरी, पहले बात क्या कर लेते हैं, कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब क्या हुआ, 10 किलोमीटर तो ये चला, तो यहाँ पे जोड़ से जाते हैं 10 किलोमीटर, फिर कितना चला 15 किलोमीटर, फिर कितना चला 10 किलोमीटर, ये वाला 10, और उसके बाद फिर कितना चल रहा है 15 किलोमीटर। तो ये तो हो गया 15, 10, 10 और 15 का योग, तो आपने जोड़ा तो कितना होगा 15, 15, 30, 40, 50, कुल मिला के वो कितना चल लिया 50 किलोमीटर चल लिया। तो एक चीज तो यहाँ पे ये हुई कि मोहन ने कुल दूरी जो तय की है, तो ये क्या आ गई आपकी कुल दूरी। हालांकि कभी कभी कुल दूरी पूछी जाती है सामान्य तौर पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुल दूरी भी आपको मालूम होनी चाहिए कैसे निकाली जाती है। तो जितना भी वो चला, जितनी भी उसने मतलब मेहनत की है, वो सब कुछ इसमें आएगी, कुल दूरी में आएगी। फिर आता है सीधी दूरी, दूसरी क्या पूछी है, सीधी दूरी कितनी होगी। सीधी दूरी का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जोड़ने वाली सीधी लाइन। तो देखो मैं जोड़ता हूँ प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से सीधी लाइन के थ्रू, और आपको बताना है क्योंकि कुल दूरी कितनी हुई, तो आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 10 किलोमीटर,
और फिर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक भी कितना है 10 किलोमीटर, यानी कुल दूरी जो सीधी दूरी की बात कर रहे हैं वो कितनी हुई 10 + 10 = 20। इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि सीधी दूरी, आपको ध्यान रख देना है, सीधी दूरी कभी भी कुल दूरी से ज्यादा नहीं होगी। दोबारा सुन लीजिए, सीधी दूरी कभी भी कुल दूरी से ज्यादा नहीं होगी। और यही पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम दोबारा से पढ़ाएंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल दूरी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी सीधी दूरी के। दूसरी तरह से समझ लीजिए कि सीधी दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली लाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो दूरी होगी बीच की, अगर आप उसको सीधे सीधे माप रहे हैं तो वो कभी भी कुल दूरी से ज्यादा नहीं हो सकती। सीधी दूरी अधिकतम कुल दूरी के बराबर हो सकती है। आपको लग रहा होगा क्या कब होगा यार, प्रारंभिक बिंदु और सीधी दूरी बराबर, मतलब कुल दूरी और सीधी दूरी, मान लो ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया और बी तक गया, चाहे तो अब यहाँ पे मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, अब इस 10 किलोमीटर के लिए चाहे तो आप कुल दूरी निकाल लीजिए या फिर आप सीधी दूरी निकाल लीजिए। दोनों ही अवस्थाओं में जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 10 किलोमीटर आएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है तो सीधी दूरी जो होगी वो कभी भी कुल दूरी से ज्यादा नहीं होगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? दोबारा समझ लीजिए, सीधी दूरी पूछता है कई बार कि सीधी दूरी अधिकतम कितनी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है सीधी दूरी कुल दूरी के बराबर हो सकती है अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं, सामान्य तौर पर उससे कम ही होती है। सीधी दूरी क्या होगी, कम होगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो रही है 50 किलोमीटर, जबकि सीधी दूरी कितनी हो रही है 20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या निकलता है कि कुल दूरी तो बहुत ज्यादा है, 2 गुने से भी ज्यादा है कुल दूरी, और सीधी दूरी कितनी है सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ सीधी दूरी कम होगी या फिर बराबर होगी कुल दूरी के। तो निकाल लिया आपने। तो दो चीजें यहाँ पे हम हल कर चुके हैं, पहला तो कुल दूरी निकालना, दूसरा हमने क्या सीख लिया, सीधी दूरी निकालना। तीसरा क्या सीखना होता है आपको, तीसरा आपको ये सीखना होता है कि जिस बिंदु पर वो खड़ा हुआ है वो प्रारंभिक बिंदु की अवस्था से के सापेक्ष या फिर उसकी अवस्था के अकॉर्डिंग या फिर उसके सापेक्ष अभी वो कहां पर है, प्रारंभ के सापेक्ष कहां पर है। जब भी कभी ऐसा कुछ पूछा जाए प्रारंभ के सापेक्ष कहां पर है, तो क्या करो आप सीधे सीधे प्रारंभ वाले बिंदु पर अपनी दिशाएं बना लो, जैसे हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु है तो हमने यहाँ पे यूं एक लाइन खींची और हमने इस तरीके से दूसरी लाइन खींची, और यहाँ पे वही लिख दो कि ये होता है उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। बहुत सीधा सा तरीका क्या है दिशाओं को निकालने का। अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है तो जहां पर प्रारंभिक बिंदु है वहीं पर आप चारों दिशाएं बना लो। अब आप देखो कि जो अंतिम बिंदु है वो किस दिशा में पड़ रहा है, पूर्व में पड़ रहा है। मैं थोड़ा बहुत अभी तो हाथ से बनाया हुआ है, तो आप अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रारंभिक बिंदु तो ये रहा, इसके सापेक्ष अंतिम बिंदु कहां पर है, पूर्व में। तो देखो ये तीसरी चीज भी हमने निकाल ली। क्या निकाल लिया कि प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु कहां पर है, तो आपको मालूम पड़ गया कि पूर्व दिशा में है। ये तो हो गया तीसरे प्रकार का क्वेश्चन, जहां पे आपको क्या निकालना होता है, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु की दिशा कौन सी है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या पूछी जाती है, आपको कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि आपको ये बताना है कि अंतिम बिंदु पर खड़े होकर जब मोहन ने अपना घर देखा तो बताइए अंतिम बिंदु के सापेक्ष मोहन का घर कौन सी दिशा में होगा। अब यहाँ पे क्या है, किसके सापेक्ष देखना है आपको, अंतिम बिंदु के सापेक्ष। यानी आपको अब की बार जो दिशाएं देखनी है वो दिशाएं इस आधार पर देखनी है कि वो जो अंतिम बिंदु पर पहुंचा उस अंतिम बिंदु से उसके घर की दिशा कौन सी होगी। तो जैसे कि सीधा सा था, पहले हमने क्या किया था, जब उसके प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी गई थी तो हमने उसके प्रारंभिक बिंदु पर दिशाएं बना दी थी, और अब की बार हमसे क्या पूछा जा रहा है, अंतिम बिंदु से आपको बताना है। और अगर अंतिम बिंदु से बताना है तो हम क्या करेंगे, अंतिम बिंदु पर अपनी चारों दिशाएं बना देंगे। तो वो प्रारंभ में आपको ऐसे सीखना है, कुछ टाइम के बाद आप सीधे सीधे भी निकाल पाओगे, लेकिन शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। शुरुआत कैसे करनी है, आप क्या करो, अंतिम बिंदु पर अपनी चारों दिशाएं बना लो, फिर उनके नाम लिख दो। जैसे कि आप जानते हैं ऊपर कौन सा है, उत्तर, बार बार लिखना है इससे आपको याद हो जाए।
गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी प्रकार की। तो वो गलती कब नहीं होगी, जब आप बार बार से उसको लिखेंगे। तो उत्तर हो गया ऊपर की तरफ, दक्षिण हो गया नीचे की तरफ, इधर कौन सी दिशा आएगी, ये आएगी पूर्व, और ये कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम। तो पहले तो आप पूरे तरीके से निकालेंगे, फिर धीमे धीमे आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि फटाफट कैसे निकालते हैं उस चीज को। तो आप देखिए, अब आपसे पूछा गया अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका घर कौन सी दिशा में होगा। तो अंतिम बिंदु के सापेक्ष आप देखो, आप क्या पूर्व में घर दिख रहा है, एक तरफ नहीं है घर, घर किधर है, पश्चिम में। तो आपने देखा यहाँ पे कि इसका मोहन का घर किस दिशा में निकला, पश्चिम। तो ये आपका चौथा तरह का क्वेश्चन हल हो गया कि जहां पर पूछा गया था अंतिम बिंदु के सापेक्ष में उसकी प्रारंभ की अवस्था कौन सी दिशा में है। तो पश्चिम को आप सिंपली पा लिख सकते हैं, पश्चिम दिशा हो गए। तो यहाँ पे हम क्या क्या समझ गए, पहला है कुल दूरी निकालना, दूसरा है सीधी दूरी निकालना, तीसरा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की स्थिति क्या है, यानी प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष आपको निकालनी थी अंतिम बिंदु की दूरी कितना दूर होगा। चौथी हम लोगों ने क्या सीख लिया यहाँ पे, चौथी चीज हमने सीखी है कि अंतिम बिंदु के सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पे ये हो गए दिशा ज्ञात करने के तरीके, दूरी ज्ञात करने के तरीके। अब यहाँ पे क्या पढ़ना और बाकी है, अभी तो काफी कुछ पढ़ना बाकी है। जैसे कि जब उसे हम मोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दक्षिणावर्त मुड़िए या फिर वामावर्त मुड़िए। मुड़ने के बाद जो अंश यानी जो कोण हमने देखे थे कि 90 डिग्री पर मुड़ रहा था, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो 90 डिग्री पर ना मुड़े, कम या ज्यादा पर मुड़ जाए। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि सीधी दूरी, अंतिम दूरी, बीच में कहीं रुकावट तो नहीं है, बीच में कहीं उसने फिर से दिशा तो नहीं बदली। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करेंगे। तो ये तो हमारा भी पहला वीडियो था इस टॉपिक का, जहां पर दिशा परीक्षण आपको समझा रहे थे हम। दिशा परीक्षण में आज के टॉपिक में जो आपको समझना था, जो सीखना था, वो ये सीखना था कि दिशाएं कितनी होती हैं, मूल दिशा कौन कौन सी है, उप दिशा कौन कौन सी है, और फिर उसके बाद बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे कितने। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपने समझे कि 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां पर हमने एक आपको उदाहरण देकर भी समझाया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, इस प्रकार से हल करने होंगे, और उसके पश्चात आपका आंसर निकल रहा होगा। तो ये था हमारे आज की वीडियो में। इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे और उनको कैसे हम सरलता से उनको हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस अभियान से जुड़े रहिए, जहाँ पे श्री राम अकेडमी के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।